नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार हुई स्थगित। गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान का ऐलान। 29 जुलाई से होगी देशव्यापी शुरुआत। राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला। कोर्ट ने एसआईटी में सीए को नियुक्त करने का दिया आदेश। अगली सुनवाई से पहले एसआईटी दाखिल करेगी रिपोर्ट। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 5वें दिन एथलेटिक्स की शुरुआत। भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के सामने पदक की चुनौती। संसद के चालू मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हुई। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे के कारण पहला हफ्ता धुलने के बाद सरकार ने इसे लेकर सख्त कानूनी प्रावधान करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई एक बार फिर बाधित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई तीसरी बार स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने पर जोर देते हुए सरकार और विपक्षी दलों से शाम 5 बजे तक सहमति बनाने की अपील की है। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है। उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। आज लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई कई बार स्थगित हुई है, लेकिन इस बीच एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ। आइए जानते हैं क्या है विधेयक के प्रावधान जो नकल माफिया पर नकेल कसने की तैयारी से हैं। एक नजर डालते हैं लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर। क्या है इसके मुख्य प्रावधान। सजा और जुर्माने का दायरा अब और अधिक कठोर होगा। परीक्षा धोखाधड़ी पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ अधिकतम जुर्माना अब 50 लाख होगा, जो पहले 10 लाख हुआ करता था। दोषी सेवा प्रदाताओं पे 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। जो नया संशोधन बिल आया है उसके तहत सेवा प्रदाताओं पर 8 साल तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके तहत कंपनी अधिकारियों को 5 साल की न्यूनतम जेल का प्रावधान रखा गया है। दोषी अधिकारियों पर 5 करोड़ का जुर्माना होगा। इस नए बिल के प्रावधानों के तहत संगठित परीक्षा अपराध पर 7 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ संगठित अपराध पर अब 10 करोड़ न्यूनतम जुर्माना होगा। गंभीर मामलों की जांच के लिए एसटीएफ का प्रावधान किया गया है। मामलों के लिए
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य होगा इन कोर्ट्स को। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने में मुकदमे को निपटाना होगा। समय सीमा तय की गई है। इस नए कानून के तहत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होगी। अपील सीधे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी और वहीं अपीलों का 3 महीने में निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कई कड़े प्रावधान किए गए हैं इस नए बिल में। ये संशोधित बिल है लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, जिसे आज सदन में पेश किया गया लोकसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार नंदन नीलेकणी। उनके साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये टीम सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब सिर्फ सजा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज की जा रही है, दूसरी तरफ संसद में और सख्त कानून लाने की तैयारी है। अब इस टास्क फोर्स के जरिए परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी की पहचान होगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म की जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही समेत पूरे इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार पेपर लीक पर सिर्फ जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यवस्था को भी बदलने में जुट गई है जहां से ये संकट पैदा होता है। जवाबदेही, कानून और अब सिस्टम के रिफॉर्म्स। सरकार के ये कदम बता रहे हैं कि परीक्षा सुधार अब सिर्फ एजेंडे में नहीं, बल्कि मिशन मोड में है। एनडीए नेताओं ने परीक्षा सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा को सरकार की छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से ही इन विषयों को गंभीरता से लिया गया है और सख्त कानून बने, उसके लिए काम भी हुआ है। और अब प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह एक बड़ी टास्क फोर्स, जो लोग इन विषयों के एक्सपर्ट हैं, जिनके ऊपर देश को ट्रस्ट भी है और नाज भी है, ऐसे लोगों की एक टोली प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। प्रधानमंत्री जी डे 1 से जब से ये इशू आया है उसका इनिशिएटिव ले करके और उसके लिए टास्क फोर्स बनाया। प्रधानमंत्री नीलेकणी के साथ साथ जो इसमें मद्रास के आईआईटी के डायरेक्टर हो, चाहे इसरो के चेयरमैन हो, चाहे अमृत लाल मीणा जी हो जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे, इन सबको बना करके। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो आया है कि सबसे बड़ा चीज है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो लोगों। देश के भविष्य के लिए जो उपयुक्त नेता होता है उसका हम लोग प्रभावशाली युग से प्रयोग करेंगे। हमारा तुम्हारा इसमें नहीं करना चाहिए। यही तो दिक्कत है हमारे विपक्ष की। विपक्ष अब देख रहा है कि सदन में उनकी आवाज उठ नहीं रही है, तमाम सांसद उनके घेरे से बाहर जा रहे हैं, तो अब वो विचलित हो गया है। तो ये सब चीजें मेरे तेरे में आ गए। टास्क फोर्स का जो गठन किया है ये सब स्वागत योग्य है। बहुत चिंता करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि इन सब समस्याओं से किस प्रकार से निजात पाई जा सके।
और अपराध कोई भी हो नहीं, इसके लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। सभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य उच्च सदन में हंगामा कर रहे हैं। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई शाम 5:15 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति सभी सदस्यों से लगातार सदन को चलाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। उपसभापति के अपील के बाद भी विपक्ष नहीं मान रहा है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान एक राष्ट्रीय अभियान होगा जो करीब 7 महीने तक चलेगा। ये अभियान गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यानी 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 को गुरु रविदास जयंती के दिन समाप्त होगा। तरुण चुग ने बताया कि 650वीं जयंती समारोह की शुरुआत 28 जुलाई को वाराणसी स्थित गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से होगी। ये 29 जुलाई की उसकी शुरुआत होगी। यहाँ जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों का पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा घाट पर ऐतिहासिक दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। देश भर में एक बड़ी यात्रा जलंधर से शुरू होकर वो यात्रा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद यूपी में जन्मस्थली पर जाकर समाप्त होगी। और उसी तरह देश के बाकी प्रांतों में भी उप यात्राएं निकलेंगी और ये सभी उप यात्राएं इस यात्रा में सम्मिलित होंगी। और हम लोग 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। देश के 5 बड़े मंदिर जो श्री गुरु रविदास जी के जीवन के साथ जुड़े हैं, जूनागढ़ गुजरात, सागर मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, खुरालगढ़ साहिब पंजाब और श्री गुरु रविदास मंदिर दिल्ली, इन स्थानों के भव्य विकास के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोकल सरकार से मिलकर इस पर काम करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूं। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग रखी। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को फांसी देने की अपील करते हुए कहा कि यह हत्या बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से की गई। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर चुके थे और उन्होंने जानवरों जैसी बर्बरता दिखाई। दिल्ली पुलिस ने अदालत में यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 चोटों के निशान थे, जिनमें 16 घाव धारदार हथियार से किए गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अपराध की क्रूरता, पीड़ित के साथ हुई बर्बरता और समाज पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर कथित मानहानिकारक पोस्ट और डीप फेक कंटेंट के खिलाफ कानूनी लड़ाई का रास्ता तैयार कर लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें मेटा, एक्स, गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री की ओर से आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए झूठी और भ्रामक सामग्री प्रसारित की गई। इसमें ऐसे दावे भी शामिल हैं जिनमें गडकरी परिवार को E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति से होने वाले कथित लाभ से जोड़ा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है।
क्योंकि E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका संचालन सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित नहीं है। याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट और डीप फेक सामग्री को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। गडकरी ने अदालत से ऐसी सामग्री हटाने और भविष्य में इसके प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के मुताबिक जांच के लिए नई एसआईटी का गठन कर दिया गया है। नई एसआईटी की अध्यक्षता आईजी रैंक के अधिकारी किरण एस करेंगे। जांच टीम में डीआईजी, एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाएगा, जो वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड की जांच करेगा। यूपी सरकार ने इस मामले में दूसरी बार एसआईटी का गठन किया है। इससे पहले भी मंदिर को मिलने वाले दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। पहली एसआईटी ने इसे संज्ञेय अपराध का मामला माना था, जिसके बाद आगे की जांच पुलिस को सौंप दी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि मंदिर में आने वाले हर चढ़ावे और उसके उपयोग की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। इस पर सीजेआई ने कहा है कि फिलहाल अदालत का फोकस निष्पक्ष, प्रभावी और तेज जांच सुनिश्चित करने पर है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगा। अगली सुनवाई से पहले एसआईटी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। भारत के इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में जून 2026 के दौरान शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मजबूत वैश्विक मांग की बदौलत जून में इंजीनियरिंग निर्यात 21% बढ़कर 11.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 9.51 अरब डॉलर रहा था। अमेरिका, जर्मनी, चीन, सिंगापुर और ओमान जैसे देशों से बढ़ती मांग ने भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात को मजबूती दी है। इस बात की जानकारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ताज़ा बयान के जरिए मिली। जून के दौरान अमेरिका भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना रहा, जहां 1.95 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। वहीं चीन को निर्यात 74% बढ़कर 361.47 मिलियन डॉलर पहुंच गया। जून महीने में ओमान को भारत का इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 5 गुना से अधिक बढ़कर 258.97 मिलियन डॉलर हो गया। ये तेजी भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद देखने को मिली है। इसके चलते पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में भारत का निर्यात मजबूत बना रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की है। कांवड़ यात्रियों के लिए जल भरने के स्थान, स्वच्छता, आवास और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि किसी को असुविधा न हो। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित और सुगम यात्रा करें। सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा, उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को आपका सहयोग मिलेगा और सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण गुजरात के लिए 30 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। कोंकण, गोवा, गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। उधर असम में अब बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। बारिश के थमने से बाढ़ प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों से अब जलस्तर घटने लगा है। हालांकि राज्य के 5 जिलों में अभी भी लगभग 5,24,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर जिलों में अभी भी बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा और पुलिस सहित कई एजेंसियों ने ऊपरी असम के विभिन्न इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीआरपीएफ ने अपनी अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से लेकर कठिन परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ के जवानों ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। माओवाद के खतरे को समाप्त करने में उनके प्रयास विशेष रूप से सराहनीय रहे हैं, जिनसे अनेक लोगों के जीवन में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने पर राजा मथुपांडी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और पदक। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 65 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई। उनकी सफलता से हर भारतीय को खुशी और गर्व से भर दिया है। उनके आगामी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपांडी ने रजत पदक जीतकर देश को चौथा पदक दिलाया है। उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। ग्लासगो में हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने खास बातचीत में मुथुपांडी ने अपने प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई है। साथ ही आगामी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की भी बात कही। भारत के लिए चौथा मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में राजा मुथुपांडी ने। पहला मेडल है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको मानते हैं आप? हाँ, ये मेरा पहले मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मैं सेकंड आया हूँ आज। मतलब ठीक लग रहा है मुझे। परफॉर्मेंस की वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, गोल्ड नहीं कर पाया करके। एशियन गेम्स में जो यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल आया, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी? बस मैं अभी जो यहाँ पे सीखा है, जो मेरा मिस्टेक्स हुआ है, अभी ट्रेनिंग में मैं ध्यान दूंगा और हार्ड वर्क करूँगा एशियन गेम्स में और बेटर करने को। और सपोर्ट कैसा मिलता है साइज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, साइज से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है वैसे बहुत टाइम से। उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का भी। और लास्ट में 2 ईयर से मैं मोदी नगर वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ विजय शर्मा सर के अंडर। इसी के लिए हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे इधर तक आने में। मीराबाई चानू का तीसरा गोल्ड है कॉमनवेल्थ गेम में, कितनी प्रेरणा मिलती है उनसे? एक्चुअली उनको देख के मैं भी आज वो गोल्ड लेने के बाद मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी लेना है, लेकिन क्योंकि हम रोज़ उनसे इंस्पिरेशन होते हैं, मतलब मोटिवेशन होते हैं रोज़ ट्रेनिंग में भी। हम बहुत अच्छा लग रहा है वैसे वो गोल्ड लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद। इस तरह का सपोर्ट अगर हमारे खिलाड़ियों को मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आने वाले बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, इनका प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा और पदकों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। अगर पिछले एशियन गेम्स की बात करें तो वहाँ भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल भारत ने जीते थे, और इस कॉमनवेल्थ गेम में जहाँ की स्पोर्ट्स की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए
महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं मनु भाकर ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। ईशा सिंह ने फाइनल में शुरुआत से ही सटीकता दिखाई और 50 शॉट्स में 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेजबान चीन की यूयुए झांग ने 3 अंक के अंतर के साथ रजत पदक जीता। वहीं कांस्य पदक के मुकाबले में मनु भाकर का सामना कोरिया की वेन ग्योंग पाक से हुआ और डबल शूट ऑफ में मनु भाकर ने बाजी मारते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।